बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। संगठन की समीक्षा और 2027 चुनाव पर मंथन होगा। जिला क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर होगा। 2027 के चुनावों को देखते हुए रणनीति बनाई जाएगी, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। लेकिन नई टीम का ऐलान हो गया है, नई टीम के सदस्यों की भी घोषणा कर दी गई है और अब रोड मैप बनाने की तैयारी है, यानी किस तरीके की रणनीति का इस्तेमाल किया जाएगा जो जमीन पर उतारी जाएगी और 2027 के चुनाव जीते जाएंगे। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर मीटिंग लेने के लिए पहुंचेंगे। बीएल संतोष और नितिन नबीन यहाँ पर पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मौजूद रहेंगे, बीएल संतोष उनके साथ मौजूद रहेंगे और तमाम पदाधिकारी इस दौरान मीटिंग में सम्मिलित रहेंगे। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। 2027 के चुनावों को लेकर रणनीति ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। बैठक होगी जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 2027 चुनाव पर मंथन होगा। जिला क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। संगठन की समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 3 और 4 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का दौरा होगा। 2027 के चुनाव है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य, सबसे बड़ा राज्य और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में नतीजे आए थे उससे एक बड़ा सबक भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इस बार उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए ये मीटिंग बहुत जरूरी मानी जा रही है। तमाम जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं जिनकी सूची अभी 3 दिन पहले ही जारी की गई थी, उनके साथ भी ये बैठक होगी। उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को रखना है और जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुनना है और जल्द से जल्द उसका निवारण करना है। साथ ही जो विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है उसको कैसे ध्वस्त करना है, ये पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग इस मीटिंग में की जाएगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी शायद इस मीटिंग में मौजूद रहे, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन यहां पर तमाम पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे जिनके साथ नितिन नबीन, बीएल संतोष मीटिंग करेंगे। आगामी 2027 के चुनावों को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी, पूरा रोड मैप बनाया जाएगा कि किस तरीके से चुनाव में काम करना है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टियों को ध्वस्त करना है और जो नैरेटिव उनके द्वारा सेट करने का प्रयास किया जा रहा है या एंटी इनकम्बेंसी जो देखी जा रही है उसे कैसे खत्म करना है और जनता से सीधा संवाद कैसे स्थापित करना है, घर घर जाकर बात करनी है, लोगों से रात्रि विश्राम, गांवों में रात्रि विश्राम करना है। इस तरीके की तमाम योजनाएं पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने तय करके रखी हैं और जब शीर्ष नेतृत्व यहां पर दौरे के लिए आएगा और नए पदाधिकारियों से मुलाकात करेगा तो उन्हें कुछ ट्रिक्स और टिप्स देने का काम किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि जिन लोगों को ये नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं वो पहले से ही सक्रिय भूमिका में रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़ा चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, इसलिए इस बार की रणनीति बहुत पक्की होगी जिसकी काट समाजवादी पार्टी के पास भी ना हो, ऐसी कोशिश की जाएगी। क्योंकि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके के नतीजे आए उससे सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से चुनावी मोड में आ चुकी थी और अब कुछ महीने बचे हुए हैं। देखिए, जून खत्म होने को है, जुलाई शुरू होने को है और जुलाई से लेकर माना जा रहा है कि दिसंबर और जनवरी के बीच में चुनावों की तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी और चुनाव हो जाएंगे। वहीं मुरादाबाद दौरा आज त्रिशूल रक्षा संग्रहालय का उद्घाटन होगा। देश का पहला वॉर म्यूजियम तैयार कर लिया गया है। कई विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण हुआ है। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद का दौरा है आज और आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। त्रिशूल रक्षा संग्रहालय का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे और कई करोड़ की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कई विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का ये मुरादाबाद का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में बता दें कि त्रिशूल रक्षा संग्रहालय का यहां पर उद्घाटन होगा। उत्तर प्रदेश को लगातार मजबूत स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करते हैं मुख्यमंत्री। यहां पर किसी भी चीज की कमी ना हो, उत्तर प्रदेश वासियों को हर चीज मुहैया हो, इसका ध्यान मुख्यमंत्री रखते हैं
और जहां भी जाते हैं हजार करोड़ रुपए की सौगातें वहां के वासियों को देख करके ही लौटते हैं। पीलीभीत के बाद मुरादाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी पीलीभीत से आप उनको सुन रहे थे और अब मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो त्रिशूल रक्षा संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद का ये दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है और कई हजार करोड़ की सौगात देंगे। जैसे पीलीभीत पे अभी मुख्यमंत्री मौजूद थे, वहां के वासियों को भी उन्होंने करोड़ों की सौगात दी और अब मुख्यमंत्री का मुरादाबाद का दौरा है, कुछ ही देर में पहुंचेंगे मुरादाबाद। वहीं राम मंदिर चंदा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, मामला रेगुलर बेंच के पास भेजा गया। छुट्टियों के बाद होगी याचिका पर सुनवाई। याचिका में एफआईआर दर्ज करने की मांग, सीबीआई के एसआईटी से जांच की मांग की गई है। जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां राम मंदिर चंदा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। इस पूरे मामले पर इतनी जल्दबाजी क्या है? छुट्टियों के बाद इस पूरे मामले पर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ। मामला रेगुलर बेंच के पास भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है काफी संवेदनशील मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पर इतनी जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया सुनवाई से और कहा कि अब छुट्टियों के बाद ही इस पर सुनवाई की जाएगी। सीबीआई की एसआईटी जांच, बता दें कि यह भी याचिकाकर्ता ने डिमांड की है कि सीबीआई से जांच कराई जाए और सीबीआई में जब जो जांच करे वो अधिकारी भी उच्च स्तरीय होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर निगरानी रखे और एक डेडलाइन, एक समय सीमा तय की जाए कि कब तक इस मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। हालांकि इन्हीं सब बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार करते हुए कहा है कि अब इस पर सुनवाई होगी तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद, ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद ही इस पर विचार होगा। तो बता दें कि अयोध्या का जो ये मामला है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पूरा भारत पूछ रहा है कि इतना बड़ा गबन हुआ तो हुआ कैसे और अब इसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि 8 लोगों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पूछताछ जारी है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 2 पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है और लगातार रिकवरी की जा रही है। तमाम संपत्तियां अब निकलकर सामने आ रही हैं। उन 8 आरोपियों के पास से उनके परिवार वालों के नाम से, किसी की पत्नी तो किसी की बहन के नाम से संपत्तियां खरीद कर रखी गई हैं। और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जब ये कहा गया कि इस पूरे मामले की डेडलाइन तय की जाए और जल्द सुनवाई की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से सीधा इनकार कर दिया। वही बता दें कि फैजाबाद बार संघ का बड़ा फैसला, आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे वकील। अयोध्या चंदा चोरी मामले में जो आरोपी तय किए गए हैं, जिन लोगों पर आरोप तय है, उनका केस अधिवक्ता नहीं लड़ेंगे। फैजाबाद बार एसोसिएशन की मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया। आरोपियों का केस नहीं लड़ा जाएगा। आज बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम ऐसे आरोपियों के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते, उनकी बात नहीं रख सकते जिन्होंने इतनी बड़ी चोरी करने का प्रयास किया। बता दें, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक राम मंदिर, भगवान राम, उनके साथ चोरी करने का प्रयास यहां पर किया गया। उनके मंदिर में चोरी की गई और वो भी छोटी मोटी, देखिए, चोरी नहीं है कि अपना पेट पालने के लिए चोरी कर ली गई हो। यहां पर पूरा साम्राज्य बनाया जा रहा था। किसी के पास 2 मकान हो गए थे तो किसी के पास 4 मकान हो गए थे, तो किसी ने जेवर अपने घर में इकट्ठा कर लिया था जो भगवान को लोग समर्पित करके गए थे बड़ी ही श्रद्धा के साथ। देखिए, इस देश में आपने तमाम तरीके के भ्रष्टाचार तो सुने होंगे, लेकिन राम मंदिर जैसे पवित्र मंदिर, पूजा स्थल के साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार, चोरी की गई।
देखिए, जवाबदेही बहुत सारे लोगों की तय होनी चाहिए। जिस ट्रस्ट पर भरोसा जताया गया उस ट्रस्ट ने बदले में क्या दिया? चोरी। उस ट्रस्ट पर बकायदा बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच बड़ा ऐलान किया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है फैजाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से कि आरोपियों का केस नहीं लड़ा जाएगा। वहीं इसी बीच आपको बता दें, कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर गुस्साते हुए बोले कि राम विरोधियों को सवाल उठाने का अधिकार नहीं। इस पूरे मामले पर सूर्य प्रताप शाही ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एसआईटी अपनी जांच कर रही है। हम सभी को इस पूरे मामले की चिंता है। हमारे भी आराध्य हैं भगवान राम, लेकिन हम राजनीति न करेंगे न करने देंगे। और उन लोगों को हम बिल्कुल इजाजत नहीं देते जिन्होंने कभी राम मंदिर बनने का न सहयोग किया, न वहां पर दर्शन किए और राम भक्तों पर गोलियां भी चलवाई। राम का विरोध करने वाले आज इस पूरे मामले पर इतनी चिंता क्यों दिखा रहे हैं? तो राम विरोधियों को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश सरकार में ये मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम उन लोगों को सवाल उठाने की भी इजाजत नहीं देते। उनका कोई अधिकार नहीं है जो राम के विरोधी आज से नहीं सालों से हैं, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आज तक राम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं गए और आज जब राजनीति करने का मौका आया तो जमकर राजनीति कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर गरजे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। फसलों में काम किया जाता है, खरीफ में, रबी में और जायद का, तो इसलिए खरीफ अभियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और उसी के अंतर्गत आज खेत बचाओ कार्यक्रम के लिए मैं ठाकुर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र पर आज यहाँ पर आया था, जहाँ किसानों से भी हमने उनको कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, साथ में दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से उनको आग्रह किया कि इस साल सुपर एल नीनो का प्रभाव है और बरसात गत वर्षों की जो तुलना में बहुत कम होने वाली है, औसत वर्षा से भी बहुत कम होने वाली है और अभी तक कम हुई है। जो जून महीने में बारिश होती थी उसका 43% जो है वो वर्षा कम हुई है। तो कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान, राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर गरजे कृषि मंत्री। साफ तौर पर कहा, आपने सुना कि उनका अधिकार नहीं जो राम का विरोध करते आए हैं। राम विरोधी आज राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर पर। एसआईटी अपनी जांच कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति करना बहुत शर्म की बात है। और यहां पर विपक्ष पर हमलावर होते हुए, सवाल उठाते हुए सूर्य प्रताप शाही ने नाराजगी जताई। उनका साफ तौर पर कहना था कि राम विरोधी कैसे राम की चिंता कर सकते हैं। अब आपको खबर मेरठ से दे दी, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बंद मकान में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। मामले में पति और पत्नी समेत 3 शातिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों से जेवर और 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो बंद मकान में चोरी करने का काम करते थे इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। मामले में पति और पत्नी, बता दें पुलिस को बड़ी कामयाबी मेरठ से मिली है, जहां सूने घर को निशाना बनाया जाता था। बंद मकान में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामले में पति पत्नी समेत 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, पूरा गिरोह था जिसमें महिला भी शामिल थी। बता दें कि महिला पूरी प्लानिंग करती थी। आरोपियों के पास से जेवर बरामद हुआ है और 2 लाख रुपए बरामद किए गए। इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। लोगों के सूने घर को निशाना बनाते थे, उनकी मेहनत की कमाई चुराकर फरार हो जाते थे। देखिए, इस गिरोह का लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी और इनके पास से, आरोपियों के पास से जेवर और 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे दी, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मेरठ पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बंद मकान में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है।
पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है इस पूरे मामले में। मेरठ से आपको खबर दे दें, बंद मकान में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें कि ये जो गिरोह था ये लंबे समय से सक्रिय था इस तरीके की भूमिकाओं में और लोगों के सूने घरों को निशाना बनाते थे। इनके पास से 2 लाख रुपए जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी। दिनांक 20 तारीख को देर रात्रि जो वादी है राजकुमार जी, इनके घर में एक शातिर चोर द्वारा चोरी की गई थी और उसके बाद में तुरंत दिनांक 21 तारीख को सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मेरठ सर के द्वारा इसमें टीमें गठित की गई थी और लगातार जबकि इसका पूरा अनेक सारे सीसीटीवी का फुटेज के संकलन किया गया और इसमें जब ये पाया गया कि ये केवल एक किसी व्यक्ति का काम नहीं है, इसके पीछे एक पूरा गिरोह जो शातिर तरीके से जैसे अपराधों को अंजाम देता है, जो पहले कई दिनों तक ऐसे मकान को ढूंढते हैं, उनका रेकी करते हैं, उसके बाद में घटना को अंजाम कर देते हैं। ये इनका पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल लगभग अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं कानपुर के कल्याणपुर में कथित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर सैकड़ों छात्रों युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की है। इंदिरानगर चौराहे से बुद्धा पार्क तक निकाले गए मार्च में प्रदर्शनकारियों ने भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की और मामले की निष्पक्ष जांच के साथ दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कल्याणपुर पुलिस मौके पर मौजूद रही। तो दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई और चेतावनी भी दी गई कि अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की गई, न्याय नहीं मिला तो आंदोलन बड़ा होगा। कानपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भरत तिवारी मामले में कानपुर में कैंडल मार्च हुआ। सिर्फ कानपुर में नहीं, अलग अलग जिलों में भरत तिवारी को लेकर के श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई। न्याय न मिलने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी छात्रों के द्वारा दी गई। हालांकि इस समय ये छात्र उग्र ना हो जाए, आंदोलन में किसी तरीके की कोई अराजकता ना करे, इसको लेकर के कल्याणपुर पुलिस इनके साथ मौजूद रही। हालांकि शांतिपूर्ण ढंग से श्रद्धांजलि अर्पित की गई, कैंडल मार्च निकाला गया और सभी ने उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की और साथ ही न्याय की भी मांग की है कि जल्द से जल्द न्याय मिले। छात्रों युवाओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की भी मांग की है कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं मुरादाबाद में 2 साल के मासूम की हत्या का खुलासा हो गया। मामले में बच्चे की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे के साथ जाने की जिद से परेशान थी मां ने गला घोंटकर मासूम की हत्या कर दी। मां ही कातिल निकली। 2 साल बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो सबके होश फाख्ता रह गए। मां ही अपने बच्चे की कातिल निकली। मासूम बच्चा बस मां के साथ जाने की जिद कर रहा था तो मां को गुस्सा आया और मां ने अपने ही बच्चे का कत्ल कर दिया और इसे एक घटना के रूप में दिखाया गया कि बच्चे की अचानक से जान चली गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है क्योंकि परिजनों को संदेह था कि बच्चे की मौत आम मौत नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। वहीं मां बच्चे की कातिल निकली, अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, उसका गला घोंटकर उसे मार डाला और 2 साल तक ये इस बात को कबूल तक नहीं कर पाई। देखिए, कलयुग में कुछ भी हो सकता है और अपने ही बच्चे की कातिल निकली ये हैवान मां, जिसने अपने ही बच्चे को गला घोंटकर मार डाला। 2 साल का ये मासूम था और मामले में बच्चे की मां की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले का खुलासा किया है पुलिस ने। बच्चे के साथ जाने की जिद से परेशान थी मां। जैसी सूचना मिली थी हम लोग वहाँ मौके पर गए थे तो पता चला कि जो माँ है इसका नाम मीनू है, तो वाइफ ऑफ सुरेंदर, ये सहरिया गांव की रहने वाली है और इसके 4 बच्चे भी हैं। इसका सबसे छोटा बच्चा था और इसका एक अवैध रिश्ता भी एक व्यक्ति के साथ है और हम लोगों ने छानबीन की तो इसने हम लोग जब इसको इंट्रोगेट कर रहे थे तो इसने स्वीकार किया
कि इसके अवैध रिश्ते में ये छोटा सा बच्चा था, ये बार बार इसके साथ घूमता रहता था, अकेले छोड़ के नहीं जा सकती थी, इसलिए इसने उसकी गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। हम लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और अभियोग पंजीकृत किया है, उसको गिरफ्तार किया है। और बाकी जो इसने जिस चीज़ से इसने बच्चे की गर्दन घोटी थी, अभी हमने रिकवर किया है। वहीं मिर्जापुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, जहां बदमाशों ने नर्सिंग होम में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। रंगदारी की मांग न पूरी होने पर बवाल किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में हिरासत में ले लिया है। देखिए मिर्जापुर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं, जहां बदमाश हॉस्पिटल में घुसते हैं और तोड़फोड़ मचाते हैं। वहां पर मौजूद मरीजों को परेशान करने का काम किया जाता है। रंगदारी की मांग न पूरी होने पर बवाल हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया इस पूरे मामले पर। देखिए रंगदारी मांगी जा रही थी, जब पैसे नहीं मिले तो तोड़फोड़ मचाकर दहशत पैदा करने की कोशिश की गई। बदमाशों ने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की। रंगदारी की मांग न पूरी होने पर बवाल किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।